हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ 10th क्लास का पहला चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने पार्ट होते हैं, इन सभी का आज हम नॉलेज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसके परिभाषा यानी कि डिफिनेशन के बारे में देखेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नई गुणधर्म पदार्थ यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ या फिर दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर दोनों आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म पदार्थ का या फिर यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर H2O जल का निर्माण करते हैं, यानी कि दो या फिर दो से अधिक पदार्थ। तो यहाँ पर दो पदार्थ है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ये हमारा अभिकारक और ये उत्पाद है, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, और यहाँ पर लिक्विड यानी कि जल का निर्माण हुआ है। दूसरा यानी कि यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जो सॉलिड है और जो ऑक्सीजन है वो गैस है, यानी कि दोनों मिलकर जो दोनों है वो आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। फिर यहाँ पर नोट है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसे हम भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार से होती हैं, तो ये 5 प्रकार से होती है। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार से होती है। नंबर 1, योगात्मक अभिक्रिया। पहला कौन है? योगात्मक अभिक्रिया, जिसे हम संयोगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर यानी कि संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये हमारा अभिकारक और ये उत्पाद बना नया यौगिक। दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। कार्बन यानी कि अवस्था को प्रकट करता है, यानी कि इसकी अवस्था यानी कि ठोस है, यानी कि सॉलिड, और ये गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोराइड। अमोनिया यानी कि NH3 प्लस हाइड्रोक्लोराइड HCl दोनों मिलकर अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, NH4Cl। यानी कि NH3 तो उसे हम अमोनिया कहेंगे और NH4 तो उसे हम अमोनियम कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए नोट से कुछ है, यहाँ पर पढ़ा है कि अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक उत्पाद होते क्या हैं, मतलब क्या होते हैं अभिकारक और उत्पाद? तो अभिकारक यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड दोनों उत्पादों ने यानी कि अभिक्रिया में भाग लिया है, तो उसे हम अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और उत्पाद जो अभिकारकों से मिलकर बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पर है, जैसे अभिकारक है, दोनों अभिकारक है, तो ये अभिकारक से मिलकर अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो उसे उत्पाद कहते हैं, यानी कि अभिकारकों से मिलकर उत्पाद बनता है। ठीक। दूसरी अभिक्रिया है यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी कि जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब ही होता है विभाजन हो जाना, यानी कि अलग अलग हो जाना। एक अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एक अभिकारक यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट, एक उत्पाद यानी कि एक अभिकारक है, इसको हमने उष्मा के द्वारा तोड़ दिया है, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, यानी कि एक अभिकारक से दो उत्पाद बने यहाँ पर
एक अभिकारक से दो उत्पाद बने। यहाँ पर नोट है, वियोजन अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया को हम कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया को, तो वियोजन अभिक्रिया को हम 3 प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक है, तो पहला है उष्मा के द्वारा, दूसरा है विद्युत के द्वारा, और तीसरा है प्रकाश के माध्यम से। यानी कि उष्मा के द्वारा तोड़ गया उष्मीय वियोजन कहलाता है, विद्युत के द्वारा विद्युतीय वियोजन कहलाता है, और प्रकाश के माध्यम से किए जाने वाला अभिक्रिया प्रकाशीय माध्यम मतलब प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। अब यहाँ पर हम पहला उष्मीय वियोजन के बारे में देखेंगे। उष्मीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिकारक को उष्मा यानी कि गर्मी या फिर आग भी कह सकते हैं के द्वारा किया गया वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है। यानी कि उष्मा के द्वारा किया गया वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको हमने उष्मा के द्वारा तोड़ा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। फिर विद्युतीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विद्युतीय अभिक्रिया, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन विद्युतीय वियोजन कहलाता है। यानी कि विद्युत धारा से किए जाने वाला अभिक्रिया विद्युतीय अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर जैसे कि 2H2 यानी इनकी एक लिक्विड है, यह क्या है? लिक्विड जल, यानी कि इसको हम विद्युत धारा में प्रवाहित करेंगे और तब ये 2H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो उत्पाद बने। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी कि दोनों गैस है, एक अभिकारक से दो उत्पाद बने। अब यहाँ पर प्रकाश के माध्यम से यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। एग्जाम्पल है 2AgCl, सूर्य का प्रकाश लिया, फिर इसको देखो एक अभिकारक है यहाँ पर, और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से दो उत्पाद बने, Ag और Cl यानी कि क्लोरीन और आर्गन। यानी कि यहाँ पर Ag और Cl दोनों मिल मतलब एक अभिकारक है। एक अभिकारक को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कई उत्पादों में वियोजन हो गया, यानी कि कई अलग उत्पादों में बन गया। यहाँ पर है तीसरा विस्थापन। अब हमारा तीसरा विस्थापन मतलब तीसरा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उनकी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है फेरम यानी कि लोहा, जो सॉलिड है, कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर फेरम सल्फेट बन गया और प्लस कॉपर, तो यहाँ पर फेरम जो है लोहा है और यहाँ पर कॉपर को विस्थापित कर दिया है और खुद यहाँ पर उसका स्थान ले लिया है। तो फेरम सल्फेट यानी कि यहाँ कॉपर सल्फेट था, यहाँ पर लोहा यानी कि फेरम सल्फेट बन गया। बाकी जो कॉपर था उसको उठाकर यहाँ पर आगे प्लस कॉपर लगा दिया। तो ये हो गया हमारा विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि उसकी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। फिर यहाँ पर है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि इसमें 2 बार विस्थापन होता है। इस अभिक्रिया में तत्व 2 बार विस्थापित होते हैं, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पर देखिए जो सोडियम है और बैरियम को विस्थापित कर रहा है और जो बैरियम है वो सोडियम को विस्थापित कर रहा है। तो बैरियम ने सोडियम को हटाकर बैरियम यहाँ पर अपना स्थान ले लिया तो बैरियम सल्फेट हो गया, और जब सोडियम बैरियम को हटाकर उसका स्थान ले लिया तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पर 2 बार विस्थापित हुआ है, तो ये द्विविस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। फिर 5वां है अपचयन और उपचयन। ये दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये दोनों साथ में होते हैं तब वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब
उपचयन अभिक्रिया के बारे में हम देखेंगे। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि होना और हाइड्रोजन का ह्रास हो जाना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो ऑक्सीजन है O2 उसमें वृद्धि हो रही है, तो ये उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन में वृद्धि होना और ऑक्सीजन का ह्रास हो जाना, तो वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन जब दोनों साथ में होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर देखिए कॉपर प्लस हाइड्रोजन OH2O, तो यहाँ पर देखिए O है, तो O यानी कि ऑक्सीजन का वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर दोनों यानी कि H का भी वृद्धि हो रही है, H का ह्रास हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखियो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों अभिक्रिया होती हैं, तो यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, जैसे कि एक बार फिर से हम देख के कोशिश करते समझने के लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन जो ये वो है, वो ऑक्सीजन वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि ये उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो हमने फाइनली अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में तो जाना, पर यहाँ पर हम अभी संक्षारण के बारे में जानेंगे कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी और अम्ल आदि के संपर्क में आता है, तब धातु संक्षारण हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है। कमजोर होना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, जो लोहा होता है देखना, उस पे भूरे कलर का जंग लग जाता है, तो वो लोहा धीरे धीरे किसी काम का नहीं रह जाता, यानी कि धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है। चांदी पर काली परत चढ़ना, चांदी ना देखो पहले कितना अच्छा लगता है देखने में, पर धीरे धीरे उस पर काली परत चढ़ जाती है। तांबे पर हरी परत चढ़ना, जो तांबे का सिक्का होता है ना, तो धीरे धीरे उस पर हरी हरी परत चढ़ जाती है, तो ये सब संक्षारण कहलाते हैं, यानी कि वो कमजोर हो जाते हैं धीरे धीरे, संक्षारण। फिर यहाँ पर हम दो अभिक्रिया के बारे में और बात करेंगे। एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पाद का भी निर्माण होता है, उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी कि उत्पाद का तो निर्माण होता ही है, पर ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर CH4 प्लस O2 है, तो यहाँ पर कार्बन यानी कि CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 जल, और यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश, ये तीनों की आवश्यकता होती है, उसमें उसे सुषमा यानी कि उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये चैप्टर का कुछ संक्षेप में था, इसको बताने की कोशिश की। आई होप आप सभी लोग कुछ ना कुछ तो समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, चैप्टर 2।